और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटीन। बार बार एग्जाम में प्रोटीन से क्वेश्चन आते हैं। आज के बाद अगर प्रोटीन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरा अनुमान है कि आप उस क्वेश्चन को जरूर ठीक करोगे, क्योंकि मैंने सभी सब्जेक्ट्स के जो भी क्वेश्चन जो भी मैंने आज तक पढ़े हैं, जितने भी प्रोटीन रिलेटेड पॉइंट्स थे, जो भी प्रोटीन रिलेटेड कंसेप्ट थी, उन सभी को मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। चाहे वो फंडामेंटल्स की हो, चाहे न्यूट्रिशन का हो, या वो बायोकेम का हो, या वो एनाटमी का हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन प्रोटीन से आएगा तो आपका जरूर सही होगा। चलिए देखते हैं, एक फैक्ट देखते हैं। एट लीस्ट 10,000 डिफरेंट प्रोटीन मेक यू व्हाट यू आर एंड कीप यू दैट वे। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन से आप बने हुए हैं और आपको बना के रखने में ये प्रोटीन्स बहुत ही लाभदायक है, यही आपको बना के रख रही है। ठीक है, चलिए कितनी की बात करें। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है उनको क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मान लो घर के लिए ले तो एक पूरा जो घर है, उस घर एक पूरा घर जो होता है वो किससे बना होता है? ब्रिक से, एक एक ईंट से बना हुआ है। ऐसे ही आपकी जो बड़ी प्रोटीन्स हैं वो किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से बनी होती है। और ये अमीनो एसिड्स की बहुत सारी कैटेगरी, जो मेन जो कैटेगरी है वो 20 डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी हमें देखने को मिलेंगी, जिनसे हमारी पूरी की पूरी प्रोटीन बनी हुई है। और इनमें अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके चीज़ें हैं। और ये जो प्रोटीन है, एक बड़े प्रोटीन के पार्टिकल्स को, उस प्रोटीन के पार्टिकल्स में करीबन 100 या 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो एक जैसे हो सकता है वो अलग अलग हो। टोटल डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं वो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन खाते हो तो उस 1 ग्राम से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? तो 4 किलो कैलोरी मिलने वाली है आपको। कितनी मिलने वाली है? 4 किलो कैलोरी। आप इस 4 किलो कैलोरी को 4 कैपिटल CAL भी लिख सकते हो। कैपिटल CAL, कैपिटल C और AL को आप स्मॉल लिख सकते हो। इसका मतलब भी किलो कैलोरी होता है, लेकिन आप इसको 4 स्मॉल CAL नहीं लिख सकते। इसका मतलब होता है ग्राम कैलोरी। तो ये ग्राम कैलोरी नहीं, ये किलो कैलोरी है। तो इसलिए आप इसको 4 किलो कैलोरी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन खाते हो तो उससे 4 किलो कैलोरी मिलेगी। एग्जाम में बार बार आता है, एग्जामिनर किसी का भी पूछ लेता है। वो कभी कभी पूछता है प्रोटीन का, कभी पूछता है कार्बोहाइड्रेट का, कभी पूछता है फैट का। तो आपको तीनों का याद होना चाहिए। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो उससे 4 किलो कैलोरी मिलेगी। 1 ग्राम आप फैट खाओगे तो 9 किलो कैलोरी मिलेगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो भी आपको 4 किलो कैलोरी ही मिलेगी। अभी तक एग्जामिनर ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है कि आपको कितनी किलो कैलोरी मिलेगी। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा अगर चेंज करता है टॉपिक को, अगर वो करता है कि किलो जूल में बताओ कितना होगा, तो किलो जूल में होगा 17 किलो जूल 1 ग्राम प्रोटीन से। या तो 4 किलो कैलोरी ऑप्शन में होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में किलो जूल में है, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, तो ध्यान रखना पूछना क्या जा रहा है, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना है। एनर्जी को आप कैलोरी में भी मेजर करते हो, जूल में भी मेजर करते हो। अगर किलो कैलोरी की बात करोगे तो आंसर 4 रहेगा, और अगर आप किलो जूल की बात करोगे तो आंसर रहेगा 17। ठीक है, ये 1 ग्राम प्रोटीन की थी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का भी 70 किलो जूल ही रहेगा, लेकिन 1 ग्राम फैट जो कि 9 किलो कैलोरी होता है, उसका करीबन 37 किलो जूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी के अंदर करीबन 4184 जूल आपको देखने को मिलते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1 किलो कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, आ सकते हैं। छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपको नहीं पता होगा सही तो आप गलत भी कर सकते हो। देखिए, जूल मिलेंगे आपको 4184, लेकिन के 1 किलो कैलोरी के अंदर आपको किलो जूल मिलेंगे 4.184। दोनों बातों में अंतर है। 1 किलो जूल के अंदर 1000 जूल होते हैं, इसीलिए 1 किलो कैलोरी कोस्ट होगा 4.184 किलो जूल। आपको याद होना चाहिए, और इसके हिसाब से जो भी आपसे रीडिंग पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, तो आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो साइज में बड़े होंगे उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो पार्टिकल्स सॉरी
जो न्यूट्रिएंट्स साइज में छोटे होते हैं, जैसे विटामिन है, जैसे मिनरल्स हैं, इनको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलोगे। तो प्रोटीन इज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट। चलिए, अगर आप इसका वेट चेक करो तो 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द बॉडी, जितनी भी बॉडी उसका अगर फ्लूइड निकाल दिया जाए, अब जो ड्राई वेट उसका 50% मिलेगा और 29% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है, जितना भी आपकी बॉडी का वेट है उसको 29% जो है आपको क्या मिलेगा, सिर्फ प्रोटीन का वेट मिलेगा। आपके शरीर में कई हजार टाइप की, 10,000, मैंने बताया 10,000 टाइप की प्रोटीन्स देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप्स की, ठीक है। तो प्रोटीन, एक जो प्रोटीन का बड़ा पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल, उसमें करीबन 100 या 100 से ज़्यादा छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलके ये बने हुए हो सकते हैं। ये अमीनो एसिड एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। टोटल अमीनो एसिड्स जो हैं वो 20 आपको देखने को मिलेंगे, 20 डिफरेंट टाइप्स के आपको अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। ये मैं बात आपको बता चुका हूँ। अगर आप प्रोटीन खानी है तो कितनी एक दिन में डेली रिक्वायरमेंट अलाउंस होना चाहिए, RDA होना चाहिए, तो वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो कितना होना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी पर डे। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम के आसपास प्रोटीन खानी चाहिए। जैसा कि आप अक्षय कुमार की ऐड देखते हो जो प्रोटीन्स के वो करते हैं, तो उसमें वही बताते हैं जितना आपका वजन है उतने ग्राम ही आपको प्रोटीन खानी चाहिए। ये तो एक आंसर है, लेकिन स्टैंडर्ड जो आंसर है वो 0.8 ग्राम पर केजी पर डे है। एग्जामिनर ऑप्शन में अगर ये दे तो आप इसको टिक कर देना, अगर ये ना मिले तो फिर आप 0.8 ग्राम पर केजी पर डे ऑप्शन में आया है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। हम इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रोटीन रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस को डील करें। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें और जो भी आपका कमेंट है वो कमेंट जरूर करें। चलिए, मेल के अंदर एवरेज 55 केजी का, पर्सन के अंदर 55 ग्राम, और फीमेल का वजन कम होता है 45, तो 45 ग्राम के आसपास पर डे रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी करीबन 15 ज़्यादा, तो ये 60 ग्राम के आसपास। जो लैक्टेटिंग जो मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है उसमें और ज़्यादा हो जाएगा, 25 बढ़ा दो तो 70 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पर डे, ठीक है। अब प्रोटीन की बात आई तो आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन मिलती है, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन मिलती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है आपके ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन है। 6 से 8 ग्राम पर DL आपको देखने को मिलेंगी। 6 से 8 ग्राम पर DL का मतलब 100 ml, ठीक है। आपके 100 ml ब्लड के अंदर आपको 6 से 8 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलेगी। ये प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप की होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनोजिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनोजिन अलग अलग काम में काम आती है। एल्ब्यूमिन जो सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे इम्पोर्टेंट है, 3.4 से 4.7 ग्राम पर DL आपको देखने को मिलेगी। 3 से 4 ग्राम के आसपास होती है, सबसे ज़्यादा यही होती है। 60% जितनी भी प्रोटीन्स है प्लाज्मा प्रोटीन, उनका 60% अकेली ये खुद एल्ब्यूमिन देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसका जो हाफ लाइफ है वो 20 डेज होता है। 20 डेज में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी अगर आप बाहर से आप इसे लेते हो तो, ठीक है। लीवर डेली इस एल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस कर रहा है, 12 ग्राम एल्ब्यूमिन पर डे प्रोड्यूस करता है। ये भी क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। और ये जो एल्ब्यूमिन है ये क्या करता है, ये आपके ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। प्रोटीन्स बेसिकली जो भी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन का कंसेप्ट पढ़ो पहले तो। प्रोटीन जो है आपके ब्लड में, चाहे वो एल्ब्यूमिन हो, चाहे ग्लोबुलिन हो, चाहे फिब्रोनोजिन हो, ये सभी प्रोटीन आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, जिसके कारण आपका ब्लड बाहर लीक नहीं होता है, अंदर की तरफ ही शिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कितना प्रेशर मेंटेन करके रखता है, कितना प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, तो ये 25 mm ऑफ Hg, सिर्फ प्रोटीन के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी बात चल रही है। कितना होगा, 25 mm ऑफ Hg। ग्लोबुलिन की वैल्यू 2 से 2.5 ग्राम पर DL होती है। फिब्रोनोजिन जो एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, कोगुलेशन में हेल्प करती है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, 0.2 से 5.0 ग्राम, ठीक है। तो 0.5 से ये लिखो इसको 0.5, ठीक है, 0.5, ठीक, ग्राम पर DL, इतनी इसकी वैल्यू एंटीकोगुलेंट नेचर की होती है। ये जो प्रोटीन्स है
ये प्रोटीन बफर सिस्टम की तरह काम करते हैं, बफर सिस्टम का हिस्सा हैं। बफर सिस्टम वो हैं जो आपके ब्लड की पीएच को बैलेंस करने का काम करते हैं। जब भी आपके ब्लड की पीएच डिस्टर्ब हो जाएंगी तो आपके ब्लड में जो बफर्स हैं वो बफर्स आपकी ब्लड की पीएच को बैलेंस करने में 7.35 से 7.45 में लाने में हेल्प करेंगे। अब प्रोटीन्स से रिलेटेड जो भी एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं उन सभी एंजाइम को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, जो प्रोटीन के लाइसिस करने के काम में, लाइटिक मतलब लाइसिस करने के काम में आएंगे। जिसमें पहला जो प्रोटीन है उसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन प्रोटीन आपके स्टमक के चीफ सेल के द्वारा रिलीज किया जाएगा और बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म में किया जाता है जिसका नाम पेप्सिनोजन होता है। जब आपके स्टमक है, स्टमक की जो चीफ सेल्स हैं, एक टाइप की सेल्स, उसमें स्टमक में बेसिकली 3 टाइप की सेल है, चीफ सेल्स, म्यूकस सेल और पेराइटल सेल्स। चीफ सेल सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन, म्यूकस सेल सिक्रेट करती है म्यूकस, और पेराइटल सेल जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंस्टिक फैक्टर रिलीज करती है पेराइटल सेल। ठीक है, और ये इंस्टिक फैक्टर क्या काम आएगा, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आएगा। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्ट। ठीक है, एग्जाम में आता कोबाल्ट मिनरल्स जो है वो किसके अंदर मिलेगा, तो वो मिलेगा साइनोकोबाल्मिन, और साइनोकोबाल्मिन किसके अंदर मिलेगा, वो है विटामिन B12 का अदर नेम। और उसी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत है, इंस्टिक फैक्टर की जरूरत रहेगी, और ये इंस्टिक फैक्टर रिलीज होगा पेराइटल सेल्स के द्वारा। अब अगर किसी को स्टमक का कोई प्रॉब्लम होगा, स्टमक का अल्सर हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर आपके इंस्टिक फैक्टर का डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर आप विटामिन B12 के डेफिशिएंसी को चेक करना चाहते हो, एब्जॉर्प्शन को चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सीलिंग टेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम में आया था एम्स ऋषिकेश में। ठीक है, उन्होंने दिया था स्पेलिंग को अवॉइड करें। एम्स ऋषिकेश के अंदर क्वेश्चन था सीलिंग जो टेस्ट है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, सीलिंग टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में चीफ सेल ने रिलीज किया, वो पेराइटल सेल ने जो HCl रिलीज किया था उसकी प्रेजेंस में अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है। और ये पेप्सिन क्या काम करेगा, ये पेप्सिन आपकी प्रोटीन को ब्रेक करके छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली एसिड जो होता है वो प्रोटीन का डीनेचुरेशन करता है, प्रोटीन सेल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, इसीलिए आपको इंसुलिन कभी भी ओरल नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंसुलिन जो है वो बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ है। 2 चैन है इसमें प्रोटीन की, चैन ए, चैन बी। चैन ए के अंदर 21 अमीनो एसिड्स है, चैन बी के अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है इंसुलिन। और ये इंसुलिन जैसे आप ओरल लोगे, एसिड क्योंकि स्टमक में प्रेजेंट एसिड से ये डीनेचुरेट हो जाएगा और इंसुलिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और इसीलिए आपको इंसुलिन को ओरली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर हाँ, ये दो इंसुलिन के जो ये अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में सल्फर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, सल्फर एटम्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर और भी बहुत सारे एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें एक नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये बनता है ट्रिप्सिनोजन, जो कि इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। ये ट्रिप्सिनोजन एंजाइम एंटेरोकाइनेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। ये कहाँ से आया, ये आपके पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है। पैनक्रियाज की जो एसिनर सेल्स हैं उनके द्वारा ट्रिप्सिनोजन नाम का इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो है वो रिलीज होगा। जो एक अदर एंजाइम जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, इसकी प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन की। अब ये ट्रिप्सिन एक्टिव एंजाइम है जो आपके ड्यूडेनम में प्रेजेंट है, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। पहले पेप्सिन एंजाइम कर रहा है, पेप्सिन स्टमक के अंदर प्रेजेंट है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, छोटी छोटी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद जो फर्दर डिवीजन है, जो लास्ट डिवीजन है, वो होगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन अब इस प्रोटीन को तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। इसके अलावा एक और केमिकल रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जिसका नाम है कीमोट्रिप्सिन। ये कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो था
उसकी प्रेजेंस में अपने आप को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है और ये भी आपके प्रोटीन्स को डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो बड़े प्रोटीन के पार्टिकल्स जिनको आप पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टोन प्रोटियोज में कन्वर्ट होंगे, पेप्टाइड में कन्वर्ट होंगे। ये पेप्टाइड्स टेट्रापेप्टाइड होंगे, टेट्रा फिर टूट के ट्राई पेप्टाइड बनेंगे, फिर डाई पेप्टाइड बनेंगे और फिर सिंगल अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। इस तरीके से डाइजेशन होता है प्रोटीन का। अब ये जो सिंगल अमीनो एसिड्स बने ये एब्जॉर्ब होके कहाँ चले जाएंगे, आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे और ब्लड के अंदर जाने के बाद ये सीधा आपके लीवर के पास जाएंगे, लीवर के पास ही इनको रखा जाएगा, यहीं से इनके अंदर आगे की प्रोसेस होगी। आगे जब प्रोटीन बहुत सारा बॉडी में बढ़ जाता है तो बॉडी इसको डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देती है, इसको ब्रेक करना शुरू कर देती है, चेंज करना शुरू कर देती है और लीवर इसका डी एमिनेशन करना शुरू कर देगा। टॉक्सिक सब्सटेंस को, नाइट्रोजनस सब्सटेंस को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। इसके चक्कर में अमीनो एसिड को ये डी एमिनेशन करने के बाद किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि एक नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। और फिर बॉडी ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको दोबारा से अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से, क्योंकि यूरिया एक वाटर सोलेबल कंपाउंड है तो यूरिन में वो एक्सक्रीट हो जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा आपको प्रोटीन से यूरिया कैसे बनता है उसकी पूरी मैंने प्रोसेस आपको समझा दी है। ठीक है, चलिए बात करें प्रोटीन की। तो प्रोटीन एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो प्रोटीन आपकी बॉडी में जेजेनम से एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये प्रोसेस है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ये सारी डिफरेंट टाइप्स की आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जेजेनम से अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्लड के अंदर। और प्लेसेंटा भी पूछ सकता है, प्लेसेंटा के अंदर भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है माँ से बच्चे में, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही माँ से बच्चे में प्रोटीन का जो भी एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाएगा। चलिए क्लासिफिकेशन की ओर बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। सिंपल प्रोटीन जो सिर्फ अमीनो एसिड से बनी होती है, जैसे एग के अंदर एल्ब्यूमिन, व्हीट के अंदर ग्लूटीन, राइस के अंदर कोराइजिन प्रोटीन होती है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है व्हीट के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो ग्लूटीन, एग के अंदर कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन, राइस के अंदर कौन सी होती है, कोराइजिन। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ ये सिंपल प्रोटीन है, सिर्फ इनके अंदर अमीनो एसिड्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और होती हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब है मिलना, दो तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। अब अगर अमीनो एसिड्स के अंदर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को ऐड कर दो, ग्लूकोज को ऐड कर दो, न्यूक्लियो प्रोटीन्स को ऐड कर दो, हीमो को ऐड कर दो, फॉस्फोरस को ऐड कर दो, अब ये जो प्रोटीन्स बनेंगे इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियो प्रोटीन आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन और अदर एक नाम और था। तो जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस से मिलके बनी हुई है ना, जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन, फॉस्फोरस इनसे मिलके बनी हुई है, उनको प्रोटीन को कॉन्जुगेट प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ड्राइव्ड प्रोटीन, इसमें ये एक टाइप की सिंपल फॉर्म ही प्रोटीन की है, ऑब्टेन किया जाता है इन्हें सिंपल फॉर्म से ही, नेचुरली नहीं आती, जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड, प्रोटियोन्स जो है उनसे बनेंगे। ठीक है, ये टूट के फिर ये बनते हैं, तो इनको बोलते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दी, तीन टाइप की होती हैं स्ट्रक्चर के आधार पे प्रोटीन। उसके बाद अदर क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स का, ये बार बार एग्जाम में आता है भाई, आपको ये जरूर याद होना चाहिए, इसकी ट्रिक याद कर लेना। अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी के हिसाब से नीड के आधार पे दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और एक सेमी एसेंशियल और होते हैं, तीनों बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल आप पढ़ोगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो आपकी बॉडी के द्वारा नहीं बनते, आपको बाहर से ही लेने की जरूरत पड़ेगी, आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, उन सभी अमीनो एसिड्स को आप एसेंशियल अमीनो एसिड बोलोगे। ट्रिक है
पीवीटी टिम हॉल, पीवीटी टिम हॉल। इसमें जो एच और ए दो, इसमें एच ए होल की जो स्पेलिंग में एच और ए आ रही है, ये सेमी एसेंशियल है, ठीक है। वैसे तो आपकी बॉडी सेमी एसेंशियल को बना लेगी, लेकिन अदर कुछ कंडीशंस के अंदर, प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्डहुड के अंदर, ये प्रोटीन उतना नहीं, अमीनो एसिड उतने नहीं बन पाते जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, इसलिए इनको सेमी एसेंशियल बोलते हैं। कुछ जगह इनकी जरूरत है, कुछ जगह नहीं है। नॉन एसेंशियल बॉडी अपने आप इनको प्रिपेयर कर लेगी, आपको जरूरत नहीं इनको बनाने की। तो ये ट्रिक है इसकी, पीवीटी टिम हॉल। फेलेनिन, वेलेनिन, ट्रिप्टोफेन, थायरोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये भाई याद रखने पड़ेंगे। जब आप इन्हें बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जिससे आपको ये लंबे टाइम के लिए याद रहे, ठीक है। उसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स बने, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकन फ्रॉम शॉपिंग, ठीक है भाई। तो ये बात तो सही है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल सही है, और लड़कों को भी पता है कि ये बात तो सही है कि शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी भी होती है। इतना ही होना चाहिए था वैसे तो, ये कि क्रेजी होती है, पर इसमें लिखा ऑलमोस्ट ऑल गर्ल गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकन फ्रॉम शॉपिंग, ठीक है। तो भाई ये सारे ए जी जी सी ए जी टी पी एस, एलेनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलीन, सेरिन, भाई सब याद होने चाहिए आपको, पेपर में आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है या नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आए, आज के बाद अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप इनमें से एक याद रख लो, एसेंशियल याद रख लो, उसके बाद जो बच गए वो सारे नॉन एसेंशियल होंगे। तो उसकी तो ट्रिक भी आसान है, पीवीटी टिम हॉल। ये नाम भी आप जब बार बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और एक बार अगर आपके माइंड में सेट हो गए तो पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अंदाजा लग ही जाता है कि भाई ये जो है एसेंशियल अमीनो एसिड है या ये नहीं है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। फेलेनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थायरोनिन, आइसोल्यूसिन, मेथाइनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, भाई इनकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, बस आपको फर्स्ट वर्ड याद हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, टी से उसमें भी नाम मिलेंगे आपको, एम से मिलेंगे, ए से मिलेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर आपने एक बार इस ट्रिक को याद कर लिया तो बार बार कन्फ्यूजन खत्म नहीं होगा। हिस्टिडीन, आर्जिनिन मैंने बता दिया, ये सेमी एसेंशियल है, दो होते हैं सेमी एसेंशियल, ठीक है, जो आपकी लाइफ के दौरान बनते रहते, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी मेंटेन कर लेती है। लेकिन फिर भी कभी कभी डिमांड बढ़ जाती है इनकी प्रेगनेंसी के अंदर, चाइल्डहुड के अंदर, वहाँ आपको इनको लेने की जरूरत पड़ेगी बाहर से, ठीक है, इसलिए सेमी एसेंशियल। नॉन एसेंशियल जो इनकी जरूरत नहीं है, शरीर अपने आप बना लेगा, मौज लो। चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, कंप्लीट प्रोटीन है जिसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी बोलते हैं। इसमें ऑल अमीनो एसिड्स है, ऐसी प्रोटीन्स जिनके अंदर सभी टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसी चीजें जिनके अंदर एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स वो सारे के सारे हैं, उनको आप बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन या फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जैसे मिल्क, एग, फिश, मीट, इनके अंदर भाई हर टाइप के आपको प्रोटीन देखने को, हर टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पार्शली इनकम्प्लीट प्रोटीन सेकंड क्लास बोलते हैं उसको। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो पार्शली डेफिशिएंट होंगे, समझना बात को, कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ कन्फ्यूजन होता थोड़ा सा। देखो क्या कहना चाह रहा है, एसेंशियल अमीनो एसिड एक या एक से ज़्यादा कम है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पार्शली कम है, मतलब जितना चाहिए था उससे थोड़ा कम है, तो उसको आप बोलोगे पार्शली इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर एक या दो, पूरे के पूरे नहीं है, मतलब ऐसा जैसे कॉर्न है, कॉर्न के अंदर लाइसिन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे वीट के अंदर लाइसिन थोड़ा सा कम है, डेफिशिएंट है, यहाँ पे एब्सेंट लिख सकते हैं, एब्सेंट ऑफ लाइसिन, ठीक है, अंतर ही है, डेफिशिएंसी और एब्सेंट, दोनों का मतलब क्लियर है। एक से दो, इसमें भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए ऐसे पार्शली इनकम्प्लीट प्रोटीन जो सेकंड क्लास है, उसका एग्जांपल, वीट के अंदर लाइसिन थोड़ा कम होता है, पल्सेस के अंदर मेथोनिन कम होता है, आपको याद होना चाहिए, और राइस के अंदर थायरोनिन जो है वो कम होता है। थर्ड क्लास में कॉर्न के अंदर लाइसिन बिल्कुल भी नहीं होता, जिलेटिन प्रोटीन के अंदर ट्रिप्टोफैन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये इसका एक अदर क्लासिफिकेशन था, मैंने ये भी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बता दिया। सोर्स की बात करें, प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा, तो दो सोर्स है, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में मैं एग से ज़्यादातर मैक्सिमम आपको प्रोटीन मिल जाएगी। मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, कैसिन प्रोटीन, मिल्क के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, मीट और फिश। प्लांट सोर्स की बात करें तो सोयाबीन, एग्जाम में आता है सोयाबीन के अंदर किस टाइप की प्रोटीन मिलती है,
तो ग्लाइसिन और कॉर्न ग्लाइसिन, ये दो टाइप की प्रोटीन्स आपको सोयाबीन्स के अंदर मिलेगी, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। पल्सेस के अंदर भी मिलेगा, सीरियल्स के अंदर। पल्सेस इज अ पुअर मीट, ठीक है, गरीबों का मीट है भाई ये पल्सेस, ठीक है। तो भाई जो नॉन वेजिटेरियन है वो पल्सेस खा रहे हैं, तो वो भी मीट ही खा रहे हैं ना। चलिए, हेयर के अंदर कौन सी प्रोटीन? कैरेटीन प्रोटीन होती है, ये भी याद रखना ना। कैरेटीन का जो आप थेरेपी ले रहे हैं, फीमेल्स ज़्यादातर इसको प्रेफर करती है। तो कैरेटीन बेसिकली हेयर प्रोटीन है, आप हेयर के अंदर उनकी प्रोटीन डाल रहे हो और उसके कारण उनकी ग्रोथ जो अच्छी होती है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जब प्रोटीन की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो उसकी प्रॉब्लम को बोलते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दो टाइप की प्रॉब्लम है, क्वाशिकोर और मेनास्मस, ठीक है। दोनों ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। देखो, प्रोटीन की कमी, प्योर सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है क्वाशिकोर में, और मेरास्मस में दोनों की कमी होती है, प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट फैट, मतलब एनर्जी की कमी होती है बेसिकली मेनली उसमें, तो उसको बोलते हैं मेरास्मस, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी होती है क्वाशिकोर, और प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि प्रोटीन मेंटेन करती है वो मेंटेन नहीं करेगी, ब्लड बाहर की तरफ शिफ्ट। एडिमा देखने को मिलता है यहाँ पे, एडिमा है ना, यहाँ पे आपको एडिमा देखने को मिलता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आपके ब्लड को बांध के रखती है, अब बांधेगी नहीं तो फ्लूइड बाहर शिफ्ट होगा एडिमा। तो क्वाशिकोर में आपको एडिमा देखने को मिलेगा, यहाँ एडिमा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे आज के टॉपिक जो मैंने आपको कराए, यहाँ इतने ही हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।